अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी दिन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आधी रात के आगे का अमल है, जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ। और 7 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। तमाम तर फ़ोकस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक तारीख़ी जलसे की तरफ है, जो कई महीनों के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ को बिल-आख़िर ये मौका मिल रहा है कि वो अपना एक पावर शो कर सकें इस्लामाबाद के गिरदो-नवाह में। और तमाम तर जो तवज्जो है सियासी हलकों की और हुकूमत की, वो इस हवाले से है। बहुत सी अफ़वाहें भी फैल रही हैं, अफ़वाह बहुत गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की कुछ फ़ौजी अफ़सरान के साथ एक मीटिंग भी हुई। फिर एक इस टाइम्स ऑफ इसराइल जो एक हल्का-सा अख़बार है इसराइल का, वहाँ इमरान खान के हवाले से एक ब्लॉग भी छपवा दिया गया है। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर रिशफ़ल्स हुई हैं, जहाँ उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी उन्हें सलमान अकरम राजा रिप्लेस करेंगे एज़ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़। इसी तरह से रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के ओहदे से हट रहे हैं, वो एक थिंक टैंक को रन करेंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी उन्हें शेख वक़ास अकरम जो है वो रिप्लेस करेंगे। इन तमाम डेवलपमेंट्स की क्या अहमियत है, इसके ऊपर मैं आपके सामने अपना एक कमेंट और एनालिसिस क्विकली रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसने अगर अभी तक इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे जॉइन करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिल सकें। बहुत से लोग बेल आइकन पे क्लिक करते नहीं हैं, इसलिए उनको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलते। वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, लेकिन इसके ऊपर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें, डिस्कशन में हिस्सा लें, वीडियो को शेयर करें। इन तमाम चीज़ों से चौधरी साहब की फायरवॉल का मुकाबला करने में किसी हद तक हमें मदद मिलती है। अभी चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसे की तरफ। 8 सितंबर 2024 का जलसा, जो बिलाशुबा अपनी नौइयत का एक बहुत ही अहम और एक तारीख़ी जलसा होगा। तारीख़ी इसलिए, यूँ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इमरान खान की लीडरशिप में 100 के करीब जलसे किए हैं, लेकिन ये तारीख़ी इसलिए है कि एक तो ये इमरान खान की प्रेज़ेंस के बगैर होगा। फिर कई महीनों की तगो-दो के बाद आपको पता है कि मार्च से इस्लामाबाद में जलसा करने की तहरीक-ए-इंसाफ़ कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये एक्सक्यूज़, कभी ये एक्सक्यूज़, वो जलसा नहीं करने दिया गया। इसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ़ ने लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर भी जलसे करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी जो है उसमें भी उनको कामयाबी नहीं होने दी गई और उनका रास्ता जो है वो रोक दिया गया। अब उनको ये इजाज़त मिली है और इजाज़त किन टर्म्स एंड कंडीशन में मिली है, कहते हैं 42 टर्म्स एंड कंडीशन है। जलसे का वक़्त भी 4 से 7 बजे के दरमियान दिया गया है। लेकिन इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश जो है वो पाया जाता है और मुझे मेरी फीलिंग ये है, मेरी सिक्स्थ सेंस ये कहती है कि बावजूद उन तमाम रिस्ट्रिक्शन, रोड ब्लॉक्स, रेगुलेशंस और कवानीन जो कि इस वक़्त इंतज़ामिया इम्पोज़ करने की कोशिश कर रही है, यानी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का पूरा सिस्टम जिस चीज़ में लगा है, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं, ख़ास करके तुलबा, जिस तरह से कि इमरान खान ने अपील की है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के लोगों से कि आप वहाँ पे पहुँचें, तो बहुत बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, शहरों और कस्बों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच सकेंगे। इसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा, इसके और डायनामिक्स क्या होंगे, इसकी बहुत हद तक सिचुएशन जो है हमें कल सुबह, जब पाकिस्तान में सुबह हो रही होगी, सुबह 6, 7, 8, 9 बजे, क्योंकि जलसा आपको पता है हमेशा लेट होता है, उस वक़्त हमें इसके डायनामिक्स पता चलेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और पुलिस को जो अहकामात दिए गए हैं, जिसके हम मसलसल सुन रहे हैं कि आपने मोटरसाइकिल्स को इम्पाउंड करना है, एसएचओज़ को हुक्म दे दिया गया है। अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से पुलिस को हुक्म दे दिया गया है कि जो लारियाँ, बसें, ट्रक जो भी हैं जिन पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के झंडे हैं या उनको सस्पेशन होती है, उनको रोक दें। और मकसद ये है वहाँ पर कि जितनी भी एक अवाम का फ़्लो और उसका मोमेंटम है, उसको इंटरप्ट किया जाए। किस हद तक इसमें चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम कामयाब होता है, ये हमें सुबह जब होगी 8 सितंबर की, तो हमें इसके बारे में बहुत बेहतर तौर पे पता चल सकेगा। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्टी के अंदर जो रीशफ़ल्स हुए हैं, उमर अयूब आउट, सलमान अकरम राजा इन, रऊफ़ हसन साहब आउट, शेख वक़ास अकरम इन, इसकी तरफ मैं चलूँ या उन अफ़वाहों का एनालिसिस करूँ, जहाँ ये है कि कुछ फ़ौजी हुकाम ने गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो कामयाब नहीं रही। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जहाँ इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और पुलिस जो है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने जलसे को नाकाम बनाना है, वहाँ इमरान खान के खिलाफ एक नया किस्म का बयानिया जनरेट करने के लिए टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर मेरा एनालिसिस है कि एक ब्लॉग छपवाया गया है खर्चा करके, मेहनत करके, और ये एक अज़रबैजानी ब्लॉगर हैं जिनका नाम है आयनूर
बेशीरोवा। आइनूर बेशीरोवा जो है, वो एक नौजवान खातून है, जो कहती हैं कि मैं ब्रसल में बेस्ड हूँ, मैं बहुत सी ज़ुबानें बोलती हूँ। लोग ये भी बता रहे हैं, मैंने खुद चेक नहीं किया, लोग ये भी बता रहे हैं कि जो फ्रीलांसर्स की साइट है फाइवर में भी जो है वहाँ पर वो मेंशन्ड है, और ग़ालिबन वो 4 पाउंड यानी $5 लेती हैं एक पर पेज लिखने के लिए। तो ज़्यादा कयास यही है, एनालिसिस यही है कि उनको किसी ने हायर किया है कि आप ये पीस लिखें। पीस जो है वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, उसका ना कोई सर है, ना कोई उसका पैर है, वो हज़ियान है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और चूँकि मैं चैट जीपीटी से वाकिफ़ हूँ, मुझे ये फीलिंग होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो मुझसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बेहतर हैं आईटी के मामलात को समझने के लिए, इसका एक एनालिसिस करें। मुझे शक ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि ये आयनूर बेशीरोवा का जो पीस है, ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ पीस है, जिसमें चंद प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन को भी डिस्कस कर दें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर दें, गोल्डस्मिथ फैमिली और इमरान खान को भी डिस्कस कर दें। बिकॉज़ इसके अंदर जो लैंग्वेज है, आई एम वेरी फ़ेमिलियर विद दैट लैंग्वेज, क्योंकि मैं चैट जीपीटी के साथ ट्रायल्स करता रहा हूँ, और बाद में मैंने उसको छोड़ दिया, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जितना हम क्लेम करते हैं राइटिंग की इंटेलिजेंस का, वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है नहीं, और ख़ासा उसमें एक स्टीरियोटिपिकल किस्म का एक्सप्रेशन आता है। तो ये जो पीस है आयनूर बेशीरोवा का टाइम्स ऑफ इसराइल का, ये बिल्कुल मुझे एक चैट जीपीटी से लिखा हुआ पीस लगता है। और आप जो है, इसमें थोड़ी-सी अमेंडमेंट्स जो हैं वो बाद में कर ली गई हैं, और जो आप लोग में से आईटी के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका एक एनालिसिस करें और फिर इसको डिस्कस भी करें। अब एक क्वेश्चन है कि आयनूर बशीरोवा का पीस इस स्टेज के अगर ऊपर इमर्ज हुआ है टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर, तो ज़ाहिर है इसको किसी ने लिखवाया होगा, और लोग सवाल उठाते हैं, मुझसे लोगों ने पूछा भी है व्हाट्सएप के ऊपर कि भी आपको क्या लगता है कि किसकी कार्रवाई है। तो इसमें सिर्फ दो किरदार, दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। या तो पाकिस्तान के भाई लोगों ने, पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम ने, और हमारे कुछ अफसरों ने आयनूर बशीरोवा को हायर करके ये किया होगा एज़ पर माई एनालिसिस। या फिर ये है कि अगर आप बहुत क्रेडिट दे दें, तो पीएमएलएन के किसी लॉबिस्ट ने या पीएमएलएन के किसी कैरेक्टर ने ये करवाया होगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ये चौधरी निज़ामुद्दीन के कोई अफसरों-शफसरों ने ये करवाया होगा, और ऐन वक़्त पे उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। मुझे वैसे बड़ी हैरानगी होती है कि इसराइल का जो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब-ओ-गरीब किस्म का भव्वा-हव्वा बनाया हुआ है, एक चीज़ जो नॉन एक्जिस्टेंट है, उसको हर वक़्त डिस्कस करते रहते हैं। इसराइल को पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी कि पाकिस्तान के माइंड में ये बात डाल दी गई। हाँ, सऊदीज़ और इमारातीज़ ये ज़रूर चाहेंगे कि पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, गेट वन बाय वन एंड गेट वन फ्री, कि हम अगर आएँगे तो हम साथ पाकिस्तान को भी ले आएँगे। लेकिन इस वक़्त गिवन द फैक्ट ऑफ द गाज़ा सिचुएशन, अभी हम इस सूरत हाल से अब बहुत दूर हैं। अब आ जाएँ उस अफ़वाह की तरफ। मैं इसको अफ़वाह और रूमर ही कहूँगा, कुछ और इसको आप कह नहीं सकते, जो गुज़श्ता 24 घंटों से पहले व्हाट्सएप से फैली, कि ये कहा गया कि सुबह 6 बजे और 9 बजे के दरमियान, यानी 24 घंटे पहले कह लें, फ्राइडे को इमरान खान के साथ फ़ौजी हुक्मरानों ने, या फ़ौजी कुछ लीडर्स या उनके जो अफ़सर हैं, उन्होंने मुलाकात की। बाद में कुछ पार्लिमानी लोगों ने भी उनके साथ मुलाकात की, उसमें अयाज सादिक साहब का भी नाम जो है वो लिया जाता है। मैंने इसका पहले भी सरसरी तौर पे पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था कि व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज़ चल रही है, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, और इसको एट बेस्ट आप एक अनकन्फर्म किस्म की रूमर कह सकते हैं, जिसे किसी ख़ास मकसद के लिए फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है, मैं ये समझने से कासिर हूँ। लेकिन व्हाट्सएप से ये निकल के ये ट्विटर पे आ गई। बहुत से लोगों ने इसको पूरे का पूरा जो व्हाट्सएप का एक कॉलम था, उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया। वहाँ पर भी इस पे बहुत सी बहस हुई। उसके बाद इसके ऊपर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने, जो बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने बाकायदा, मैं समझता हूँ, उन्होंने वैसे इसका रेफ़र तो नहीं किया इस व्हाट्सएप वाली चीज़ को, उन्होंने अपने सोर्सेज़ को कोट करके कहा है कि इमरान खान के साथ एक मीटिंग हुई है, और इमरान खान के सामने उन्होंने छोटी-सी वीडियो की है, जो ट्विटर के ऊपर अवेलेबल है, उसको हज़ारों लोग देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2-3 कंडीशंस बताई हैं कि फ़ौजी हुकामों की तरफ से, अफ़सरों की तरफ से, हुकाम की तरफ से इमरान खान के सामने पहली एक कंडीशन रखी गई है कि आप और बुशर बीबी को जेल से रिहा कर देते हैं, और आप लंदन चले जाएँ, बरतानिया चले जाएँ। दूसरी कंडीशन ये है कि आप आसिफ अली ज़रदारी साहब को एक्सेप्ट कर लें। पीपल्स पार्टी जो है, एक नया अरेंजमेंट होगा, नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा, शरीफों की हुकूमत जो है ख़त्म कर दी जाएगी अक्टूबर में, और फिर एक नई ऐसी अरेंजमेंट होगी, इलेक्शन हो सकते हैं बाय एंड दिसंबर और बाय जनवरी, और जिसके नतीजे में पावर अरेंजमेंट ये होगा कि आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी को सिंध भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, और साउथ पंजाब भी होगा, वगैरह वगैरह, और आपको एक प्रेसिडेंशियल पार्डन प्रेज़ेंट आसिफ अली ज़रदारी जो है वो दे देंगे। अच्छा, अब एक अंग्रेज़ी में एक इडियम है, एक मुहावरा है अंग्रेज़ी में बहुत पुराना, वो ये है कि देयर इज़ नेवर अ स्मोक विदाउट फायर समवेयर। कहीं न कहीं कोई चिंगारी या आग होती है, जिससे एक धुआँ उठता है। तो धुआँ का मतलब है कि अफ़वाह जब इस तरह की जनरेट होती है, ये स्टोरी निकाली जाती है, उसके बेस में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो कुछ इसके हवाले से कहा जा रहा है, ये
एक सर्टेन क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर या एक कॉमन सेंस के एनालिसिस के ऊपर ये ठहरता नहीं है। बिकॉज़ मेजर आदिल राजा साहब को डेफ़िनिटली तौर पे उन्होंने बहुत सिंसेरिटी से अपनी ये वीडियो की है और उनके सोर्सेज़ ने उनको यही बताया होगा। पहली बात ये है कि इस स्टेज के ऊपर हम अक्सर ये कह देते हैं, मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा को कोट करते-करते अब इसका फ़ैशन हो गया है कि लोग सोचे समझे बगैर ये कह देते हैं, ये सब डफ़र हैं, डफ़र हैं, डफ़र हैं। वो कितने ही कोई डफ़र क्यों ना हो, पहले तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफ़िसर्स जो हैं वो डफ़र हैं, मिसडायरेक्टेड हैं, गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं, कंट्रोल लूज़ कर दिया है उन्होंने, ऑर्गेनाइज़ेशनल काओस पैदा हो गया है, लेकिन डफ़र नहीं है। लेकिन ये जो है इस स्टेज के ऊपर इमरान खान के सामने ये प्रपोज़ल रखना कि आप बुशरा बीबी को उठाएँ अपने साथ और बरतानिया चले जाएँ, ये एक नॉनसेंसिकल बात है। और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी सेंसिबल आर्मी ऑफिसर या डिसीजन मेकर जो है वो इस स्टेज के ऊपर ये सोच भी सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस चीज़ से इस स्टेज के ऊपर एग्री करेंगे। सो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई हकीकत है। बहरहाल अब कोई सोर्सेज़ कह रहे होंगे। दूसरी जहाँ तक चीज़ है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन आपको आसिफ अली जरदारी से दिला देते हैं। अभी तो कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है जिसके लिए प्रेसिडेंशियल पार्डन इमरान खान को चाहिए हो, और आसिफ अली जरदारी से इमरान खान भला कैसे प्रेसिडेंशियल पार्डन ले सकते हैं। सो मुझे ये भी एक हवा हवा किस्म की बात लगती है, बिकॉज किसी का ये बात करना ही अहमकाना है कि इमरान खान जैसा आदमी जो है वो आसिफ अली जरदारी जैसे आदमी से प्रेसिडेंशियल पार्डन लेगा। ये तो उसकी सियासी खुदकशी होगी। इमरान खान कभी कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, इसका कोई 1% भी चांस नहीं है। फिर ये कि नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे, हुकूमत ख़त्म कर देंगे, पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग कर लें। हाँ, इसमें कोई थोड़ी सी वज़न है इस बात में, इसमें कुछ हो सकती है बात इसमें, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, जिसके बारे में एक अफ़वाह ने जन्म लिया है। लेकिन वो जो कुछ भी हुआ है वो ये नहीं होगा जो इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। और फिर ये है कि इसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अगर फैलाया गया है पाकिस्तान से व्हाट्सएप के ज़रिए, तो फैलाने वाले कौन हैं और वो इसके ज़रिए क्या इंप्रेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। प्राइमा फसाई जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान खान को अप्रोच किया गया, लेकिन इमरान खान ने शट अप कॉल दे दी। इससे ज़्यादा स्टेज के ऊपर इसके बारे में कुछ कहना जो है वो मुमकिन नहीं। अब आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रेज़िग्नेशंस और रीशफ़ल जो हुई है पार्टी के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में या आज के दिन में, उसके ऊपर थोड़ा-सा हम एक एनालिसिस उसका कर लें। उसमें ग़ालिबन जो सबसे झटका किस्म की चीज़ है, वो ये है कि उमर अयूब जो हैं, उन्होंने एज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस स्टेज के ऊपर, जबकि 8 सितंबर का जलसा हो रहा है, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनका रेज़िग्नेशन जो है वो इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें नई बात कोई नहीं है, बिकॉज़ जैसे कि उमर अयूब ने अपने मेरा ख़्याल है ट्वीट में भी कहा है और जो अखबारी स्टोरीज़ हैं उसमें भी है, और ये बात नोन है, जो लोग तमाम दिन रात इसको फॉलो करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, हम सब लोग, हमें पता है कि जून के महीने में 22 जून को उमर अयूब ने पहली दफ़ा अपना रेजिग्नेशन इमरान खान को भिजवाया था। उस वक्त भी शिबली फराज साहब के थ्रू ही भिजवाया था एक मीटिंग में, और फिर उसके बाद एक सर्टन पार्लिमानी पार्टी ये कमेटी थी जिसमें, और फिर ये खबर आई थी कि इमरान खान ने उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन फिर एक पार्लिमानी ग्रुप या कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उमर अयूब का रेजिग्नेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और फिर ये बात आगे पीछे हो गई थी। मैंने उस वक्त इसकी थोड़ी सी खोज लगाने की कोशिश की कि भाई इसकी तह में क्या है। इसकी तह में ये था कि इमरान खान, लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये एक मैसेज भिजवाया उमर अयूब को कि आपके पास जो 2-3 रोल हैं, आप उसमें से एक रोल लें, या आप सेक्रेटरी जनरल रहें पाकिस्तान पार्टी पीटीआई के, या आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहें। उनके ऊपर छोड़ दिया उमर अयूब पे, और उमर अयूब ने उस वक्त ये प्रेफर किया कि मुझे एक हाई प्रोफाइल विजिबल किस्म का जहां बोलने का मौका मिलता है ज़्यादा, मेरे पास वो रोल होना चाहिए एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अच्छा, मुझसे जिस पीटीआई के सोर्स की बात हुई थी, उसने कहा मुझे थोड़ी सी मायूसी ये है लोगों को कि उमर अयूब ने ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिकली पावरफुल रोल है वो सेक्रेटरी जनरल का रोल है, लेकिन उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल के रोल को प्रेफर नहीं कर रहे और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह यह है कि उमर अयूब की एक पॉलिटिकल प्रोफाइल है। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की वजह से, जिस इलाके से वो हैं, वहाँ वो एक बहुत बड़े लीडर की हैसियत से बहुत ही पॉपुलर है। ये ख़ानदान बहुत पॉपुलर है और उनको एक पब्लिक लीडर की हैसियत से देखा जाता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से वो एक अच्छा रोल भी कर रहे हैं, और आपने देखा कि इंक्रीजिंगली वो बहुत असर्टिव तरीके से, बहुत इंटेलिजेंट किस्म की पोजीशन भी वो पार्लियामेंट में लेते हैं, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी लेते हैं, और उन्होंने इस रोल में खासा ग्रो किया है। वो अपने आप को गालिबन अपनी थिंकिंग में उस तरह से अपने आप को स्कीमिंग या स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखते भी नहीं होंगे, जो कि एक सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी का जो रोल है ये बड़ा ताकतवर रोल होता है। इसमें आपको एक स्कीमिंग स्ट्रेटेजिक माइंडसेट चाहिए। उमर अयूब जो है, उनका पॉलिटिकल रेटरिक बहुत अच्छा है, बोल अच्छा रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। गालिबन उन्होंने खुद फील किया होगा कि ये दोनों रोल जो हैं ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि इस स्टेज पे 7 सितंबर 2024 को जब उनका इस्तीफ़ा दोबारा इमरान खान ने एक्सेप्ट कर भी लिया,
इस स्टेज पे उमर अयूब को इसको ट्वीट जो करना उन्होंने इस स्टेज पे किया, ये थोड़ी-सी अजीब बात है। ये वो 8 सितंबर के बाद भी कर सकते थे, बिकॉज़ जब उन्होंने ऐसा ट्वीट किया तो अखबारों ने, ज़राए अबलाग ने उसकी जो हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर तोड़-फोड़ हो गई है, सडनली वहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं। और आपको पता है कि जो बाज़ व्लॉगर्स हैं, जो मोहतरमा बेनज़ीर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बहुत करीब हैं, उनके चहीते हैं, वो सब उसके ऊपर ज़ाहिर है कि कहानी जो है बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन असल जो स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान पाक पीटीआई की पार्लिमानी जो पार्टी है और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने स्ट्रीट्स पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, पॉलिटिकल डायनामिक्स को ऑर्गेनाइज करना है, उन दोनों के दरमियान एक डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, जिसमें उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं वो पार्लिमानी साइड पे होंगे। और अब जैसे कि हम सुन रहे हैं कि सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम जो है वो उसकी पॉलिटिकल साइड पे होंगे। और इसकी मजीद डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब आएँ सलमान अकरम राजा साहब की तरफ और रऊफ़ हसन साहब की तरफ। शुनीद यही है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं उमर अयूब को एज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और दूसरी तरफ से रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनको रिप्लेस करेंगे शेख वकास अकरम। और रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक थिंक टैंक को ऑर्गेनाइज़ करेंगे जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पब्लिकेशन करेगा और पार्टी को फिर वो इन्फॉर्म भी करेगा। इस सारे का बैकग्राउंड क्या है? एक तो ये देखें कि इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी तफ़सीलन मुलाकात की अडियाला जेल में इमरान खान के साथ। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसके हवाले से बहुत सी डिस्कशन और बहस भी हुई। सलमान अकरम राजा एक बहुत ही ब्रिलियंट, गिफ्टेड, इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं। मैं उनको एक बहुत ही गिफ्टेड पाकिस्तानी माइंड की हैसियत से देखता हूँ। वो एक थिंकर हैं, वो एक फ़िलॉसॉफ़िकल माइंड है और उनके अंदर बड़ा ठहराव भी है। उनके पास वो पॉलिटिकल, हालाँकि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल रेटरिक है वो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फिलोसॉफिकल होता है। उसके अंदर वो वाली चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा चुभती हैं। इसलिए सलमान अकरम राजा का, और सलमान अकरम राजा एक इंतहाई सक्सेसफुल आदमी है। मेरा ख़्याल है कि उनकी तो शायद महीनों की, करोड़ों की लीगल प्रैक्टिस है। तो इंतहाई सक्सेसफुल आदमी है और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ये अच्छा एक शगुन है पाकिस्तान के लिए कि सलमान अकरम राजा की तरह की कैपेबिलिटी के आदमी ने अपनी लुक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस और अपनी बाकी तमाम जो उनके बाकी इंटरेस्ट थे, उनको एक साइड पे डालते हुए उन्होंने फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान की इंतहाई मुश्किल सियासत में आऊँगा, जहाँ वो खुद कहते हैं कि मुझे गिरबान पकड़ा गया, मुझे, मेरी बीवी दोनों को धक्के मार के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर से निकाल दिया गया। तो वो इस मुश्किल और कठिन रास्ते का उन्होंने इंतखाब किया है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल एनर्जी जो है वो पाई जाती है और वो इस रोल के लिए बड़े मौजू हैं। वो इस रोल के लिए इसलिए भी मौजू हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि उनका जो रेटरिक है वो रेटरिक उनका उस तरह का पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, हवा हवा वाला रेटरिक। उनका बड़ा मीनिंगफुल रेटरिक है। उनकी प्रेजेंस का और उनके रोल का, उनकी सिलेक्शन का मतलब ये भी है कि अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिस्कशंस हो सकती हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मीनिंगफुल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रैग्मेटिक ढांचे और उसकी शक्ल में हो सकती हैं। मैं ये तवक्को करता हूँ, लुकिंग एट द इस्टेब्लिशमेंट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इसमें से एक राह चाहिए। वो बहुत बुरी तरह से फँस चुके हैं। उनको कुछ अशख़ास ने, कुछ सियासतदानों ने उनको एक बहुत ही तंग गली के अंदर, एक बंद गली के अंदर लाके उनको फँसा दिया है, कर्ल डी सैक के अंदर। और सलमान अकरम राजा जो हैं वो एक बहुत ही मौज़ू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, जहाँ पर डिस्कशंस आगे चल सकती हैं और रास्ते और सॉल्यूशन जो हैं वो ढूँढे जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ आई सी इट। अच्छा, इसी तरह से रऊफ़ हसन साहब जो हैं, बहुत महीनों पहले उनके ऊपर जो हमला हुआ था ब्लेड का, उनका जब चेहरा काट दिया गया, उससे भी कई हफ़्ते पहले मेरी रऊफ़ हसन साहब से एक दफ़ा तफ़सीली बात हो रही थी, जब मैं उनका एक इंटरव्यू करना चाह रहा था। बार-बार हमने इंटरव्यू प्लान किया, बार-बार वो इंटरव्यू जो है वो ना हो सका, बिकॉज़ उनकी मसरूफ़ियात इस किस्म की थी। उस वक़्त ही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस रोल से निकलना चाहता हूँ, बिकॉज़ बहुत हो गई है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। और अभी उनके ऊपर हमले नहीं हुए थे। उसके बाद आपने देखा ब्लेड वाला हमला, फिर किस तरह से उनको ऑलमोस्ट, वो तो समझते हैं कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। उसके बाद जिस तरह से उनको उठा लिया गया, जिस तरह से उनको हरासा किया गया, उनको यानी उनके उठा के ले गए दफ्तर से। इन तमाम चीज़ों के बाद रऊफ़ हसन, मैं समझता हूँ, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मुझे इस रोल से निकल जाना चाहिए। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन के लोगों ने रऊफ़ हसन को, चूँकि रऊफ़ हसन ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन इख्तियार की जो उनके मिज़ाज की पोज़ीशन थी नहीं, बिकॉज़ रऊफ़ हसन जो हैं वो तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रीजनल पीस इनिशिएटिव आरपीआई का इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक रन करते रहे, जिसकी पाकिस्तान की इस्लामाबाद के अंदर जितने डिप्लोमेटिक कोर थे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, मिडल ईस्टर्न जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन रऊफ़ हसन जैसे बैलेंस शख्स को गुज़िश्ता चंद माह की पॉलिटिक्स ने उन्हें एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी में, पाकिस्तान के हमारे भाई लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया। तो वो इस रोल से निकल गए हैं।
थिंक टैंक के रोल में आएँगे। मैं कोशिश करूँगा उनसे इंटरव्यू भी हो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और ये बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन किया है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ रऊफ हसन बाय शेख वकास अकरम का मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रेटरिक आएगा, एक सियासी रेटरिक आएगा। अच्छा, अब शेख वकास अकरम का भी ये कहना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा। शेख वकास अकरम के माज़ी में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, भाई लोगों के साथ बहुत अच्छे ट्रस्ट के उनके रिलेशनशिप रहे हैं अपने इलाके में। उनका अपने इलाके में बहुत वज़न भी है। वो एक कदावर सियासी शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ कि उनको उस तरह से ब्लेड से उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, उनकी सड़कों पे ठुकाई नहीं हो सकती। उनके और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में बेहतर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो सकती है, और मैं ये नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। बिकॉज़ मैं समझता हूँ जहाँ लोग ये समझते हैं कि सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हम सब फँसे हुए हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत बुरी मुश्किल सिचुएशन में है, जिससे उसे एक वे आउट चाहिए, और ये चेंजेज़ उस रास्ते की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। अब एक चीज़ मैं आखिर में बात कर दूँ जो मुझे बड़ी नेगेटिव लगी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एम्बेसडर आमना बलोच साहिबा जो हैं, उनको फॉरेन सेक्रेटरी डेज़िग्नेट कर दिया गया है। वो रिप्लेस करेंगी साइरस सज्जाद काज़ी साहब को, जो आउटगोइंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं, रिटायर हो रहे हैं अगले चंद दिनों में। सो 11 सितंबर को उनको वो रिप्लेस करेंगी। यहाँ तक तो बड़ी पॉजिटिव बात है। आमना बलोच की बड़ी तारीफ़ भी सुनने में आती है, और पाकिस्तान को एक फ़ीमेल फॉरेन सेक्रेटरी होगा तो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले तहमीना भी जंजुआ भी रही हैं। लेकिन इसमें जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी कि साइरस सज्जाद काज़ी जैसा इंतहाई कैपेबल आदमी जो है, वो जा रहा है एज़ अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने तो 10 साल से साइरस सज्जाद काज़ी से बात नहीं की, ही इज़ माय बैचमेट, लेकिन मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि गिफ्टेड माइंड है। जिस तरह से सलमान अकरम राजा एक बहुत गिफ्टेड माइंड है, बहुत थॉटफुल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसी तरह से साइरस सज्जाद काज़ी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने साइरस सज्जाद काज़ी के माइंड को ग्रूम करने के लिए जो है उन्हें उनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है। जब आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे होते हैं, अमेरिका में, भारत के अंदर, यूरोप के अंदर होते हैं, ये तो अमेरिका में भी रहे, मुख्तलिफ जगहों पे रहे, तुर्की में रहे, तो आपके माइंड को एक्सपैंड करने का, ग्रो करने का मौका मिलता है। एक आदमी इंटेलिजेंट हो, पढ़ा लिखा हो, फिलोसॉफिकल माइंड का हो, फिर उसके ऊपर स्टेट इतना इन्वेस्ट करे, और उसके बाद वो तो जा रहा है एज मेंबर, और एक जनरल साहब जिनका कोई भी तजर्बा नहीं है पाकिस्तान के पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, उसके डायनामिक्स का, ना उनका वहाँ रोल बनता है। जनरल सती की बात कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं एज चेयरमैन, और साइरस सज्जाद काज़ी जैसा इंतहाई कैपेबल आदमी वो जा रहा है एज मेंबर, और जनरल साहब आ रहे हैं एज चेयरमैन। ये वो प्रॉब्लम्स और वो ट्रेजेडीज़ हैं पाकिस्तान की, जिनका हमें हल चाहिए। बात करते रहेंगे इस पे, इतना ही, फिर बात होती है, आपसे मुलाकात होती है।